हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रार्थना एजुकेशन। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। पिछले दो लेक्चर में हम लोग देख चुके थे एसी का टर्मिनोलॉजी, कुछ डेफिनेशंस और वेव डायग्राम। आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और आपको पिछले क्लास में बताए थे कि एसी का जो वेव फॉर्म है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी था जिसको हम लोग देखे थे कि वेव सब किसको बोलते हैं, साइकिल किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं। ये सारा कुछ हम लोग देखे थे। एक्चुअली है क्या, डीसी करंट तो होता है वो डायरेक्ट होता है टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड में, और ना ही उसके डायरेक्शन में चेंजिंग होता है। लेकिन हमारे एसी करंट में क्या होता है कि टाइम के साथ उसके दिशा यानी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, दोनों में चेंजिंग होता है ना, जो कि आप एक शेप से देख चुके थे। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जहां से पिछला क्लास हम लोग अंत किए थे वहीं से हम शुरू करेंगे। और आज का जो क्लास होगा बहुत इंटरेस्टेड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग जो देखे थे यही था हमारा वेब शेप। ये था साइन का वेव। इस एक्सिस पर हम वोल्टेज को या करंट दोनों को रख सकते हैं। अब वोल्टेज और जो करंट हम लोग लिख रहे हैं स्मॉल लेटर से लिखना है। दैट मीन्स इंस्टांटेनियस वोल्टेज या फिर इंस्टांटेनियस करंट, या वोल्टेज और करंट ना बोल के डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे एसी क्वांटिटीज या फिर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज बोलेंगे। क्लियर? चलिए, आप इसमें देखें, इसको हम लोग बोलते हैं यहां से यहां तक का जो वैल्यू था इसको हम लोग बोले थे एम्पलीट्यूड, ये डाटा, या फिर मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एम्पलीट्यूड। या मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, या पिक वैल्यू, है ना। आयाम कहिए, है ना, मैक्सिमम मान कहिए, एक ही बात है। तीन टाइप का उसका नाम से हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या देखें हम लोग, यहां से यहां तक जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल, है ना। और यहाँ से यहाँ तक में हम लोग टाइम पीरियड भी देखें, यहाँ एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड भी बोलते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ से चलना ये स्टार्ट किया था। ये ऊपर वाले भाग को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और नीचे वाले भाग को निगेटिव बोलते हैं। ये साइकिल पॉजिटिव में है, ये साइकिल निगेटिव में है। इतना से आप परिचित हैं, इतना से आप परिचित हैं। आप इसका वोल्टेज इक्वेशन या करंट इक्वेशन दोनों आप लोग देख चुके हैं, है ना। इसका हम बात करें वोल्टेज इक्वेशन का, तो स्मॉल v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इससे भी परिचित है आप लोग। यदि हम करंट की बात करें, करंट इक्वेशन का, तो I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। इन दोनों को याद रखना है। आपको ये पहले से हम इसको बता भी चुके हैं। ये वोल्टेज का इक्वेशन होगा, ये करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट। ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या हो गया? एसी का स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण, है ना। ऐसा समीकरण देखने को मिला, समझ जाएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो छोटा छोटा जो टर्मोलॉजी था आप लोग देख लिए, फ्रीक्वेंसी था। कल के डेट में जो हम लोग देखे थे सारा रिलेशन भी देखे थे। टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन था, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन ये था। ये सारे फार्मूला आप लोग अभी माइंड में रखेंगे, अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ओमेगा का जो फार्मूला था एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, 2 पाई डिवाइड बाई टी, या फिर इसी को हम लोग 2 पाई एफ, ये बोलते थे। एक फार्मूला और था फ्रीक्वेंसी का, स्पीड के साथ N p/120।
या कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा, n इज इक्वल टू 120 f/p। एक ही बात है, घबराना नहीं है। और इसके नीचे आपको कभी कभी s लगा हुआ मिलेगा, ns, सिंक्रोनस स्पीड। तो जब हम मशीन आएंगे ना तो इसका डिस्कशन करेंगे, अभी बस सिंपल वे में आपको ये समझ लेना है। तो इतना फार्मूला कल हम लोग देख चुके हैं और इस फार्मूला को भी देख चुके हैं ना। इतने फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन से राइज करेंगे। क्या राइज करेंगे? क्वेश्चन से राइज करेंगे। आपको ये भी मालूम है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है, याद रखना है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? तो 50 हर्ट्ज है। ये भारत की फ्रीक्वेंसी है। भारत में बिजली जो सप्लाई होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज। देखो जी, छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको रेलवे का भी एग्जाम है ना, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, वहाँ भी काम देगा। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो कि कोई भी बच्चा इलेक्ट्रिशियन से यदि आईटीआई कर रहा है, या फिर ट्वेल्थ में जो ये फिजिक्स वगैरह पढ़ा, ये ट्वेल्थ का फिजिक्स ही है समझ लीजिए, है ना। तो ये बेसिक बातें हैं, तभी आपको मशीन वगैरह और उसका जो अंदर का जो सब्जेक्ट है वो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। क्लास कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर देंगे। आप इन सारी चीज़ों को पहले नोट करिए, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लाऊंगा और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। क्लियर? जल्दी से इसको नोट करें, लेट ना करें। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। इस पर हम जो क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है। पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, v इज इक्वल टू 100 sin 314t। ये बताया जा रहा है आपको, ध्यान से देखिए कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक सर्किट है ना। यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? कोई इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर में आर हो सकता है या एल हो सकता है या सी हो सकता है, वो हमको नहीं मालूम क्या है। बस बस आपको फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो हम सप्लाई दे रहे हैं ना, वोल्टेज ही इज इक्वल टू, वो क्या दे रहे हैं? तो 100 sin 314t, ये हम वोल्टेज दे रहे हैं। सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट भी फ्लो करने लगेगा, ठीक है। ऐसा कुछ समझना है। तो ये हम एसी वोल्टेज इसमें सप्लाई दिए हैं। इसके बाद इसके अंदर में कुछ ना कुछ हलचल हो रहा होगा, वो आई डोंट नो, हमको उसके बारे में जानकारी भी नहीं लेना, ना जानकारी है, ठीक है। बस इतना जानिए कि ये वोल्टेज जो हम दिए हैं, तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि फाइंड फाइंड क्या निकालिए। तो पहला सवाल हम करेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज निकालिए। क्या निकालिए? मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। दूसरा सवाल यह कर रहे हैं हम, है ना, किसके फ्रीक्वेंसी बताइए। इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, आवृत्ति बताइए। अच्छा, हिंदी में या अंग्रेजी में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो रहा? आवृत्ति ना समझ में आए तो लिख लेना बगल में, है ना। आवृत्ति, आवृत्ति। और ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, है ना, अधिकतम विभव क्या जा रहा होगा। तो आपको ऐसा कुछ आ सकता है। थर्ड नंबर में हम पूछ सकते हैं आपसे, थर्ड नंबर में पूछ सकते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, है ना, समय अवधि। क्या बोल सकते हैं इसको? समय अवधि, कुछ ऐसा, ठीक है। नोट करिए। या फिर समय अंतराल, समय अंतराल भी बोल सकते हैं, समय अवधि बोल सकते हैं। लेकिन देखो कोई ऐसा भास्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा टेक्निकल पेपर में। इस माइंड को सेटअप करके चलिए, एकदम माइंड से निकाल देना ये सारी बातों को कि हमें इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश लिखते हैं, कुछ नहीं, ये बार बार आएगा। टाइम पीरियड बार बार आएगा, एसी जब भी पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बार बार आएगा, पूरे मशीन पढ़ेंगे, पूरे पावर सिस्टम पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी आता रहेगा। 4 अक्षर का स्पेलिंग है ना, लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। हम बता तो रहे हैं आपको, बहुत आसान हो जाएगा और आपसे बिल्कुल याद भी हो जाएगा, कुछ इसमें है ही नहीं है, ठीक है। ये इतना फाइंड करना है, ठीक है।
एक सर्किट है, उस सर्किट में वोल्टेज दिया गया है, आपसे बस ये सवाल किया है कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या है वो बता दो, फ्रीक्वेंसी क्या है वो बता दो, और टाइम पीरियड क्या है वो बता दो, ठीक है। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, मन में विचार करिए कैसे इसको फाइंड करिएगा। हम इसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा सॉल्यूशन इसका क्या होगा। पहला क्या बोला, मैक्सिमम वोल्टेज बोला है ना। तो आपको याद होगा, ध्यान से देखना, जैसा ही ऐसा क्वेश्चन है ना तो तुरंत दिमाग में हिट करना है कि एसी का क्वेश्चन है, सर्किट भी एसी का है ना। तो दिमाग में ये लाना है कि एसी का स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है, एसी का स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है। तो वोल्टेज इक्वेशन जो इसका होता है, ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन, स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन, स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन। ये भी मिट गया है ना। टाइम पीरियड था, समय अवधि या समय अंतराल। यही सवाल था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है, यानी कि मानक, मानक जो वोल्टेज इक्वेशन है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो मानक वोल्टेज इक्वेशन जो है वो होता है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन है, इसको इक्वेशन वन मानो। अच्छा देखो, अभी हम जो बता रहे हैं ना ये बहुत ही लंबा जाएगा, डिटेल जाएगा, लेकिन आपको जब हम लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो फटाफट बन जाएगा। लग रहा है कि अभी टाइमिंग लग रहा है एग्जाम में इतना लिखना पड़ेगा, नहीं, मन में तुरंत सोचना है कि वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो ये होता है। और दिया गया इक्वेशन क्या है, तो ये है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करो, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, कंपैरिजन करो, तब देखो कि तुमको पता चलेगा। ये सिस्टम अलग है, ऑपरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आकर बात करूंगा। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन, दोनों का कंपैरिजन करिए, दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो जब कंपैरिजन करिएगा तो ये देखिएगा कि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो था V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसको आप इक्वेशन वन माने। और गिवन इक्वेशन क्या था, गिवन इक्वेशन क्या था, तो V इज इक्वल टू 100 साइन 314 टी, इक्वेशन दो मानो। और दोनों को कंपैरिजन करो, जब दोनों को कंपैरिजन करोगे तो तुमको पता चलेगा, कंपैरिजन इक्वेशन वन एंड टू, तुलना करना है ना, तुलना करना है, तुलना करने पर किसको किसको तुलना कर रहे हैं भाई, तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू को, है ना। तो क्या हमको कंपैरिजन करने के पर मिल रहा, तो ध्यान से देखना, दोनों को हम देख रहे थे, ये वी एम है, ये 100 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा, सिस्टम का भी थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, ठीक है। बताओ, इरेजर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा इरेजर हो रहा है। कंपैरिजन है ना, क्या कर रहे थे, तुलना ना कर रहे थे, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन वन एंड टू, तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वी एम मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट। आपसे पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। पहला क्या बोला था, मैक्सिमम वोल्टेज निकालिए, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को देख लीजिए,
और आपका जो गिवन इक्वेशन दोनों को देख लीजिए। v इज इक्वल टू क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी एम जितना है वही उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। पहला बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा सवाल क्या किया, तो दूसरा सवाल इसमें कर रहा था फ्रीक्वेंसी फिर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। दूसरा तो यही बोल रहा है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहीं पे फ्रीक्वेंसी आता है, आपको फार्मूला भी बताया था, ओमेगा का वैल्यू को ब्रेक करते हैं हम लोग तो 2 पाई एफ होता है, यानी यहीं पे फ्रीक्वेंसी है। नहीं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ओमेगा जो है 314 से तुलना करना होगा। ध्यान से देखो, ओमेगा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि 314 दिया है, कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर ओमेगा टी है 314 टी, इसका मतलब ओमेगा की जगह 314 है। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है 314। एफ इज इक्वल टू 314 और डिवाइड बाई 2 पाई। इसको तुम डिवाइड करोगे ना तो 50 हट जाएगा, क्या आएगा, 50 हट जाएगा। अब बोलेगा कैसे सर, तो ये करना खुद से था लेकिन फिर भी हम करके बता देते हैं। 2 गुना 3.14, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो 100 ऊपर आएगा, ये कैंसिल होगा, इससे हम कट करेंगे 50 बार में होगा, यानी 50 हर्ट्ज होगा। ठीक है, इतना हमको करना पड़ गया, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 50 हर्ट्ज आ गया। कितना आ गया, 50 हर्ट्ज आ गया। जब ये इतना आ गया तो थर्ड नंबर में हमारे पास क्या पूछा, टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, तो 1/50। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.02, है ना, सेकेंड, यही होगा ना। हाँ, 0.02 सेकेंड। बात समझ में आया। इसको और दूसरे रूप में यदि हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 20 मिली सेकेंड। अच्छा, मिली वगैरह ये तो कन्वर्ट करने आता होगा आपको। ये इसका सवाल बन चुका। बात समझ में आई, तो जल्दी से इसको नोट करिए। लेकिन लेकिन अब जो हम बताएंगे ये तो आपका बताएं एकदम ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन कंपटीशन में यदि एग्जाम में ये आए, इसको साइड में रखना है। ये हो गया आपका मेन। लेकिन कंपटीशन में जैसे ही आएगा तो इतना करने की आवश्यकता नहीं, जैसे हम इक्वेशन देखेंगे बगैर पेन उठाए क्वेश्चन बनाना है, तभी आपका कंपटीशन में क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये सब क्वेश्चंस के लिए पेन भी नहीं उठाना, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा, अब हम वो ट्रिक टेक्निक बताएंगे, ठीक है। जल्दी से पहले इसको नोट करिए, तब हम आगे का ट्रिक टेक्निक बताएंगे कि कैसे बनाना होता है, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। सपोज मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन वोल्टेज का दिया गया है ये करंट का भी हो सकता है, तो आपसे सवाल करंट का पूछेगा कि मैक्सिमम करंट बताइए, तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो यहाँ पर वोल्टेज का लिखे हैं यहाँ पर लिखिएगा करंट का इक्वेशन। क्लियर, तो आगे चले हम लोग। देखिए, अब आइए, आपको पता है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है कितना हर्ज है, अब हम थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना हर्ज है, इसका कलर ठीक नहीं, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ज है। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ज है, 50 हर्ज है। इन इंडिया, यानी भारत में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, तो 50 हर्ज। अब जो हम बताएंगे इसको नोट करिएगा, यहाँ से एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर दो बातों को पहले याद करिए। यदि 50 हर्ज है तो आप ओमेगा का वैल्यू निकालिए। तो ओमेगा का फार्मूला आपको पता है 2 पाई डिवाइड बाई टी होता है, या फिर 2 पाई एफ होता है। क्लियर। अब वैल्यू जब हमको निकालना है, वैल्यू जब हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम, ओमेगा इज इक्वल टू पुट कर देंगे 2 पाई का वैल्यू 3.14 और एफ का वैल्यू 50 हर्ज। इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 × 3.14, दैट मीन्स ये पॉइंट हर जगह, तो हम बोल सकते हैं 314। ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 314 आया। गौर से सिर्फ देखना है कि जब आपका 50 हर्ज का फ्रीक्वेंसी होता है तो ओमेगा का वैल्यू 314 आता है। ये जानकारी हो गया। दूसरी जानकारी, ये पहला जानकारी मिला हमें, और दूसरा जानकारी इसमें से हम और क्या लेंगे भाई,
जो बार बार पूछता है। टाइम पीरियड, तो टी इज इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। तो 1/50, इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं, अभी डिवाइड करिएगा, तो 20 मिली सेकेंड हम लिख सकते हैं। तो दूसरी जानकारी क्या आ गया? अरे भाई, आ गया यही कि इंडिया में यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज हो, तो 50 हर्ज हो तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे हम लोग। देखो, सारा एकदम डिटेल में आपके सामने हम रख देंगे, पूरा टेक्निकल खोल कर रख देंगे। अभी ये बेसिक है, अभी मशीन पढ़ाना बाकी है आपको, पावर सिस्टम बाकी है, ठीक है। जब इसका बेस ठीक होगा ना, तो बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, और क्लास को जरूर शेयर करिएगा बीच में, है ना। क्लास अच्छा लग रहा है, फीडबैक भी देंगे आप लोग। मेरा प्रयास होगा कि बहुत ही उत्तम क्लास आपको दे, ठीक है, ताकि आपका सवाल क्वेश्चन ये सारा का सारा एग्जाम में बने, एग्जाम में बनने लायक। सारा का नोट्स बना लेना है आपको, कॉपी कलम लेके बैठना है आपको, मजा आ जाएगा। तो ये दो चीज आया, इसका मीनिंग क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि यदि आप ग्राफ को हम प्लॉट करें, ग्राफ को हम यदि प्लॉट करें, हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, यही है जो वोल्टेज का ग्राफ है या करंट का ग्राफ है। 50 हर्ज पे हम लोग बात करने आए हैं, तो 50 हर्ज पे बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइमिंग लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइमिंग लगा 20 मिली सेकेंड, यही है ना टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या होगा कि पूरा पहुंचने में 20 मिली सेकेंड, तो आधा पहुंचने में कितना लगेगा भाई? तो 10 मिली सेकेंड। आधा के लिए क्या लगेगा? 10 मिली सेकेंड। एकदम ये सब रट जाना है। और आधा इधर के लिए भी 10 मिली सेकेंड, में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या समय लगा होगा, तो 5 मिली सेकेंड। फिर इधर 5 मिली, यानी कि 5, 5, 5 और 5, यानी 5। सभी को हम ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 5 मिली सेकेंड। बात समझ में आया? और ओमेगा की वैल्यू 314। क्यों ये बताना जरूरी पड़ गया हमको अभी, है ना। तो अभी जैसा ही अब हम जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन पे आते हैं, कि जैसा ही ये क्वेश्चन दिया गया था, v इज इक्वल टू 100 sin 314t, एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जब बनाइएगा ना कोई भी सेट वगैरह, तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। मैक्सिमम प्रयास करिएगा बनाने का, तो मिलता ही मिलता है, और एग्जाम में भी आइएगा तो मिलेगा। तो जैसे ही हम आपको बोलेंगे कंपैरिजन करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो कैसे ही तुरंत 100 वोल्ट आप बता दिए मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, मैक्सिमम वोल्टेज 100 वोल्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैक्स लिखा हुआ था, ये था। तो फंसता है कहाँ पे लोग? तो यहाँ पर जो 314 रहता है, इसको कैलकुलेट करने में लोग फंस जाता है, क्या फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल। जब ये बात आपको आइडिया रहेगा कि 50 हर्ट्ज पे ओमेगा का वैल्यू 314 होता है, तो जैसा ही आपसे फ्रीक्वेंसी बोलेगा, तो तुरंत दिमाग लगाना है कि यहीं पे तो फ्रीक्वेंसी होता है, देख लिए 314 टी लिखा हुआ, तुरंत टिक मारेंगे बगैर पेन उठाए कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो रहा है। और जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड होगा। और एग्जाम में, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना, आप जब दीजिएगा तो आपको आएगा एग्जाम में, हो बहु क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, जब भी आपको आएगा तो 314 मैक्सिमम बार आता है। इसी में कुछ छेड़छाड़ करेगा वो, कम कर देगा, कभी दुगना कर देगा, कभी आधा कर देगा, कभी चौथाइया कर देगा। तो दिमाग वहां पर रखना है कि क्या किया है वो, 314 को दुगना कर दिया है कि 314 को आधा कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका जवाब देंगे। बात आया समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो बताने का मेरा क्या रीज़न था, तो ये रीज़न था। अब हम बात करेंगे कि ये इंडिया की बात हो गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 314 नहीं दिया हुआ रहेगा। अब हम बात करेंगे 60 हर्ट्ज पे, इसको नोट करिए आप। उसके बाद देखिए कि 60 हर्ट्ज पे ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, 60 हर्ट्ज पे टाइम पीरियड क्या होता है। फटाफट करेंगे, जल्दी लिखिए इसको, नोट हो गया होगा। आगे चले हम लोग, देखिए। अब हम बात करेंगे फोर फोर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज पे, जो कि इंडिया में नहीं होता। 60 हर्ट्ज पे ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2 पाई एफ हो जाएगा, नहीं, 2 पाई एफ
टू इंटू अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक पॉइंट रहेगा, 2 अंक के बाद जीरो आएगा, यानी कितना हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि ओमेगा का वैल्यू जो हो जाएगा 60 हर्ट्ज पे 376.8। कभी कभी 9 भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 1/f, 1/60। इसको डिवाइड देंगे तो 17.7 या 8 के आसपास आता है। 17 की 16 आता है। इसको डिवाइड करिए आप लोग खुद। 1/60 ये आ जाएगा 16.8 मिली सेकेंड। हाँ, डिवाइड करिएगा तो ये आएगा। तो याद रखना है कि 60 हर्ज पे टाइम पीरियड 16.8 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, 1/60 करना है तो ये आएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, तो बस वही हो गया। ग्राफ बना लीजिए, ये आपका ग्राफ हो गया वेव का। यहाँ से यहाँ का जो टाइमिंग लगा है, यहाँ से यहाँ का जो टाइमिंग है 16.8 मिली सेकेंड लगा है एक चक्कर पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में। यहाँ से यहाँ कितना लगेगा, 8.4। फिर यहाँ से यहाँ कितना लगेगा, 8.4। ये मैक्सिमम यदि यहाँ बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2। समझ में आया? इसको याद रखना है, एग्जाम में आपको आएगा क्या आएगा, 376.8 है। ये इसीलिए बता दिया, हम एक क्वेश्चन दे के आपको समझाते हैं। मैं क्वेश्चन से ही मैक्सिमम थ्योरी बताता हूँ। क्वेश्चन करवाएंगे, आप बनाइए, आप उसमें उलझिएगा, नहीं बनेगा तब फिर हम बताएंगे कि इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से बनेगा। क्लियर? लेकिन अभी समय कम है, इसलिए हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करा सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, तो मेन पॉइंट है, मेन बात है ना, जहाँ पर से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो हम जरूर बता देंगे। क्लियर? ऐसे हम एनएफ क्वेश्चन कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, थ्योरी को लिखिए। आगे चले। सारा पेज को अच्छा से नोट कर लेना है। ये फार्मूला था ये आपको, फिर इसको याद ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, और फिर इसका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो अब बताइए, आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा तो क्या बगैर पेन उठाए नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन और है जो आपके सामने हम लाएंगे और बनवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरी पे चर्चा कर लें, कुछ थ्योरी और हम चर्चा कर लें। आपको हम कल बताए थे आरएमएस वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू भी, और क्या देखे थे हम लोग, एवरेज वैल्यू भी देखे थे। तो थोड़ा सा हम लोग उसका भी डिस्कशन कर लें। चलिए, अभी तक फार्मूला हम लोग देख लिए, सारा फार्मूला देख लिए। अब आते हैं आरएमएस वैल्यू पे। आर एम एस वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, ये होता है हिंदी में। वर्ग माध्य मूल मान, लिखना होगा तो लिख सकते हैं, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ये है क्या, आपको मालूम है। इसके जस्ट बगल में लिख लेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, तो हीट कॉन्सेप्ट पे, उष्मा सिद्धांत है ना, हीट कॉन्सेप्ट।
ये इसीलिए हम बार बार बगल में लिखते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम आता है और ऑब्जेक्टिव में सिर्फ टिक करके निकल देना है, गलती नहीं होना चाहिए। तो हीट कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बताएंगे साइन वेव का, है ना। ये हो गया आरएमएस मान, और ये साइड हम बताएंगे आपको एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, औसत मान, औसत मान। कोई बड़ा डिफिकल्टी नहीं है, सब याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब आइए, तो आरएमएस वैल्यू जो होता है, अच्छा एवरेज वैल्यू होता है वो चार्ज कॉन्सेप्ट पे, चार्ज कॉन्सेप्ट, चार्ज की अवधारणा। अब हम बात करेंगे ये जो वेव हम लोग ले रहे हैं वो साइनसॉइडल वेव है। कौन सा वेव है? साइनसॉइडल वेव है। तो इसी वेव का आरएमएस वैल्यू और इसी वेव का हम लोग एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। ध्यान से देखना, ये जो वेव है वोल्टेज का हो सकता है या करंट का हो सकता है, दोनों में से किसी का हो सकता है, ठीक है। तो आपको यदि आरएमएस का मान लिखना होगा, मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया आई आर एम एस, आई आर एम एस, मतलब करंट निकालना है आरएमएस वैल्यू वाला, करंट निकालना है आरएमएस वैल्यू वाला, वोल्टेज निकालना है, आरएमएस वोल्टेज निकालना है, तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, समझिएगा। तो यदि करंट निकाल रहे हैं आप लोग तो क्या लिखेगा, क्या लिखना पड़ेगा? मैक्सिमम करंट, हल्का सा लटका के लिखना होगा, और एग्जाम में भी लटका के लिखा हुआ मिलेगा, मैंने ऐसे आई एम लिखा हुआ मिलेगा। एम से भी समझ आना है कि मैक्सिमम, पहले नोटेशन समझिएगा तभी तो आप कर पाइएगा। तो मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई √2, फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। वोल्टेज का निकालना होगा तो वी मैक्स नीचे लिखना होगा और डिवाइड बाई √2। करेंट आरएमएस में पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम करंट ऊपर रखिएगा, √2 से डिवाइड करिएगा। वोल्टेज यदि आरएमएस में पूछा जाएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज ऊपर रखिएगा, √2 से डिवाइड करिएगा। यही मेन फंडा है, यही मेन फार्मूला है। और यदि ऐसा करते हैं आप, तो आपको यहाँ पर वैल्यू आएगा 1/√2 का वैल्यू आएगा 0.707, है ना। आई एम 0.0, सॉरी 0.707 VM, VM लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर V मैक्स लिखा हुआ मिल जाएगा, बातों को समझना है। आपसे साइनसॉइडल जो वेव है इसका, इसी का ये दोनों फार्मूला लिखे हैं। वेव चेंज होगा तो ये दोनों का डाटा चेंज होगा, याद रखना है, ऐसा नहीं कि गलती सलती बना लीजिए। बहुत जल्दी रूम चिल्ड हो जा रहा। बात समझ में आ रहा है आपको? इस वेव का आरएमएस मान है, इसी वेव का एवरेज वैल्यू लिखना चाहेंगे हम, आई एवरेज, AVG, ऐसे शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। तो मैक्सिमम करेंट, 2 गुना मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई पाई, ये फार्मूला होता है। भी एवरेज तो क्या हो जाएगा? 2 गुना मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई पाई, डिवाइड बाई पाई। इसको जब कैलकुलेट करिएगा आप लोग, डिवाइड करिएगा, तो 0.636 आई मैक्स, डिवाइड करिएगा 0.636 भी मैक्स। तो साइनसॉइडल वेव का आरएमएस वैल्यू, साइनसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये सब जो है ना सारा का प्रूफ है कैसे ही आता है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो लेवल है, हमको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। जब हम ये डिप्लोमा में पढ़ाते हैं, है ना,
तो हम उसको प्रूफ करके दिखाते हैं जेई वाले एग्जाम में कैसे ये आता है। आपकी उतनी आवश्यकता नहीं है, बस आप याद रखिए कि अच्छा ये फार्मूला होता है, ठीक है। फिलहाल इतना ही आपके लिए ये काफ़ी है। आरएमएस वैल्यू हिट कॉन्सेप्ट पर, एवरेज वैल्यू चार्ज कॉन्सेप्ट पर, एक क्वेश्चन यहाँ से बना। दूसरा क्वेश्चन ये कि साइन वेव, ध्यान से इसको साइन वेव बोलते हैं या साइनसॉइडल वेव बोलेंगे। साइन वेव का बताओ भैया आरएमएस वैल्यू। तो वहां पर ये सवाल मत करना कि वोल्टेज का आरएमएस बताएं कि करंट का आरएमएस बताएं, सीधा बोल दिया आरएमएस। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, नहीं तो फिर गलती होगा आप लोग को। करना क्या है कि जैसा ही आपसे आरएमएस पूछेगा, ध्यान से देखो, जैसा ही आपसे आरएमएस वैल्यू पूछेगा, आरएमएस वैल्यू, तो करना क्या है, ध्यान से देखना। आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है तो लिखना है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2। पूछेगा एवरेज वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेगा, ठीक है, या पूरा एवरेज लिखो। एवरेज वैल्यू क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और डिवाइड बाई, अच्छा दो गुना मैक्सिमम लिखना है, 2 × मैक्सिमम वैल्यू और डिवाइड बाई पाई। तो ये दोनों जो डाटा लिखे किसके लिए, तो स्टैंडर्ड वेव हमारा क्या है, साइन वेव है, इसके लिए। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे यदि स्पष्ट कोई बोल देता है ये ग्राफ करेंट का है या यह ग्राफ वोल्टेज का है, तो आप स्पष्ट यहाँ पर ये वाला बात फिर बताइएगा। बातें समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लड़का को इसमें क्या कन्फ्यूजन है मैं वो बता रहा हूँ कि हम आरएमएस वैल्यू पूछते हैं तो उसका माइंड में ना बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाता है कि लगता है ये वाला बोले कि ये वाला बोले, कंफ्यूज हो गया। एवरेज वैल्यू पूछते हैं तो कंफ्यूज कर जाता है, ये बोलो ये बोले कि ये बोले। कोई कहता सर करंट वाला, कोई कहता वोल्ट, अरे कथा ना करंट ना वोल्टेज, आपसे पूछा गया आरएमएस वैल्यू, तो तुरंत दिमाग ये लगाना है कि साइन वेव का हम अभी और दिखाएंगे, 3 4 टाइप का वेव दिखाएंगे। इसके पहले वाला हम फर्स्ट क्लास जब लिए थे तो उसमें बताया था ना कि सात का जो वेव होता है, स्क्वायर वेव होता है ना, उस सब का अलग अलग निकलता है। तो हम एसी करंट पढ़ रहे हैं, तो एसी का वेव शेप कैसा होता है, तो एसी का वेव शेप तो ये होता है, इसको हम लोग साइनसॉइडल वेव बोलते हैं या साइन वेव बोलते हैं। तो इसी वेव का शेप चेंज होगा, आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सब चेंज होता है। तो आपको यदि ये वेव दिया गया है ना, या सीधा बोलेगा कि एसी करंट का आरएमएस वैल्यू बताओ, तो तुरंत दिमाग में हिट होना चाहिए, अच्छा वो साइन वेव बोला गया, उसी का हमको मैक्सिमम वैल्यू मालूम होना चाहिए, उसको √2 से डिवाइड करेंगे, आरएमएस वैल्यू मिल गया। करेंट वोल्टेज ये सब डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। मैंने क्या सोचना है, ये आरएमएस पूछा गया है तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करो, आरएमएस वैल्यू निकल गया। एवरेज वैल्यू निकालना है तो 2 × मैक्सिमम वैल्यू को पाई से डिवाइड करो। अब यदि कोई बोलेगा कि नहीं करंट बताओ या कोई बोलेगा वोल्टेज बताओ, तो ठीक है, करंट आरएमएस लिखना है तो आई आर एम एस इक्वल टू वी, सॉरी आई मैक्स डिवाइड बाई √2। वोल्टेज पूछेगा कि वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज ढूंढ लो और उसको √2 से डिवाइड कर दो। आ रहा है समझ में। तो ये हम आपको आपके लिए ये बताए कि देखो ऐसे इसको याद करना है, ऐसे ये याद करना है, लेकिन मेन रूप से आपके माइंड में ये वाला बात होना चाहिए, है ना, कि आपको आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करिए और कुछ नहीं। और जब जब इसको ऐसा करिएगा तो 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, इंटू मैक्सिमम वैल्यू, जगह नहीं है, आप समझिएगा। इसको यदि डिवाइड करेंगे हम लोग तो 0.636 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से सुन लो, साइन वेव का आरएमएस वैल्यू, साइन वेव का एवरेज वैल्यू याद रखना होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं,
तो देखते हैं कि ये मैक्सिमम, यही मैक्सिमम है जो अभी कैसे होता है, ये मैक्सिमम है, ये दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। तो बस यही √2 से डिवाइड कर देना। यदि ये हमें वोल्टेज का है तो VRMS पूछा जाएगा आपसे, RMS वोल्टेज बताइए। यदि यह वेव करंट का है तो RMS करंट पूछेगा आपसे। तो हमसे करंट पूछो, हमसे वोल्टेज पूछो, हमको पता है RMS वैल्यू होता क्या है। उसी प्रकार से एवरेज वैल्यू क्या होता है। क्लियर हुआ? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेनली ये फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले से ही आपको काम होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करिएगा, RMS वैल्यू प्राप्त होगा। और मैक्सिमम वैल्यू के दुगने को, यानी 2 से यदि मैक्सिमम वैल्यू को गुना किया जा रहा है और पाई से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू मिलेगा। एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू किस वेव का? तो साइन वेव का ये फार्मूला होता है, याद रखना। ठीक है, आगे चलें। अब आगे हम बात करेंगे। देखो मैं बहुत मेहनत से आपको एक एक बात को बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है, स्लो मोशन में भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको इजी लगे, कंफर्ट लगे। आगे चले अब हम लोग। अब एक चीज आता है फॉर्म फैक्टर और पीक पीक फैक्टर आता है। तो अभी तक हम लोग ये देखें कि एसी का जो वेव था, अभी तक हम लोग ये सीखे कि ये जो एसी का वेव है ये हर समय चेंज हो रहा है। इसमें हम लोग 3 क्वांटिटी पता किए। पहला क्या पता किए? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा क्या पता किए हम लोग? RMS वैल्यू। रुको, यही है आपका एसी। इसमें 3 टाइप का आया हमारे पास वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू। डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, डीसी में तो मस्त मौला है, एक ही ठो होता है उसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद क्या देखें? RMS वैल्यू। RMS वैल्यू, उसके बाद क्या देखें? एवरेज वैल्यू। 3 टाइप का वैल्यू हमको याद रखना है, यानी 3 टाइप का इसमें मान होता है। ठीक है, एवरेज, RMS, मैक्सिमम। मैक्सिमम हो गया ये, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी के नीचे थोड़ा सा एवरेज, एवरेज और मैक्सिमम के बीच में जैसे हम लिखे वैसे याद रखना। सबसे बड़ा वैल्यू ये, इससे थोड़ा सा छोटा इसका मान आएगा, इससे थोड़ा सा छोटा इसका मान आएगा। क्लियर हो गया? याद रखना है। अब हम यहाँ पे जो चर्चा किए, क्या चर्चा की आपको? कि एक आता है पिक फैक्टर, एक आता है फॉर्म फैक्टर। पिक फैक्टर क्या आएगा अब? पिक फैक्टर, पिक फैक्टर, इसको हम लोग KP से डिनोट करेंगे। और दूसरा होता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर KF। क्या होता है दोनों? तो दोनों का फॉर्मूला होता है, पिक फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय RMS वैल्यू। और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, है ना। लेकिन अक्सर इसको याद करने में लड़के लोग कंफ्यूज करते हैं। मैं कई एक बैच पढ़ाया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, इसमें कंफ्यूजन उसको है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अभी तक जितना पढ़ा है यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा, बेसिक से ज़्यादा उठाया क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर। पिक फैक्टर बोलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू को RMS से डिवाइड करिएगा, पिक फैक्टर निकलेगा। और फॉर्म फैक्टर निकालना हो तो RMS वैल्यू को एवरेज वैल्यू से डिवाइड करिएगा। ये दोनों फार्मूला है, दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को हमको दूर करना है। आप जरूर इसको याद करिएगा, लेकिन देखिएगा कि कंफ्यूज कर जाइएगा, है ना। कभी कभी लड़के लोग ना पता नहीं चलता कि आरएमएस इसमें ऊपर कर देता है, एवरेज नीचे कर देता है, कभी इसमें एवरेज ऊपर करके इसमें गलती सलती कर देगा दोनों। ठीक है, तो ऐसा गलती आप नहीं करिएगा। कब नहीं करिएगा, अब यहाँ से हम बताएंगे तब याद हो जाएगा आपको, और कभी गलती नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ध्यान से देखना है। हम बता दिए कि सबसे बड़ी वैल्यू ये होती है, इसके बाद ये होती है, इसके बाद ये होती है ना। जैसे लिखे वैसे ही याद रखना है। आपसे पूछा क्या जाएगा अभी, अभी जस्ट हम पूछेंगे पिक फैक्टर, याद करवा रहे हैं। और क्या आपसे पूछा जाएगा, फॉर्म फैक्टर, जो फार्मूला लिखे हैं। तो कभी नहीं आप भूलिएगा, ठीक है, जीवन भर याद रहेगा आपको। पिक फैक्टर पूछा जा रहा है। पिक मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से आप चलिएगा और यहाँ पर आकर रुक जाइएगा। यानी मैक्सिमम को ऊपर रखेंगे, आरएमएस को नीचे करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू और डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू। अभी तक आप कभी भी याद किए होंगे, इस टाइप से याद नहीं किए होंगे। उसके बाद अगर फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है तो अगला बार हमको यहाँ से चलना है, आरएमएस से चलेंगे, एवरेज के पास आकर रुक जाएंगे। यानी आरएमएस डिवाइड बाई एवरेज, आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। यही चीज तो हम लगता है इसके पीछे लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू को आरएमएस से डिवाइड किए हैं, पिक फैक्टर निकल गया है। और आरएमएस को एवरेज से डिवाइड किया, फॉर्म फैक्टर निकल गया। यही दो फार्मूला है, लेकिन इसको कंफ्यूजन होता है हमेशा। इसीलिए याद करने के लिए हम ये बता दिए कि मैक्सिमम पहले लिखना है, आरएमएस वैल्यू बाद में लिखना है, एवरेज वैल्यू लास्ट में लिखना है। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इससे थोड़ा सा छोटा ये आएगा, इससे थोड़ा सा छोटा ये आएगा। अब हम ये बोल रहे हैं कि छोटा और बड़ा ये सब, जब क्वेश्चन बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो वहाँ पर स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, कौन सा वैल्यू कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, के पी। यहाँ पर क्या लिखना है, के एफ। मतलब ये हो गया, पिक फैक्टर के लिए मैक्सिमम से आरएमएस आइए और आरएमएस से एवरेज में जाइए, फॉर्म फैक्टर निकलेगा। ये एक ट्रिक टेक्निक हो गया, जो कि मेरे काफ़ी प्रैक्टिस के बाद, मतलब कि कंफ्यूजन होता था बच्चों लोग को, तो लगा कि कैसे उसको याद करवाएं ताकि वो भूले नहीं। तो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ये सब आइडिया आएगा। आप भी बहुत बार पढ़िएगा ना किसी भी चीज़ को, तो आपके अंदर में भी ना खुद डेवलप होगा कि अच्छा इस चीज़ों को हम ऐसे याद रखेंगे, ऐसे व्यवस्थित करेंगे, तो काफ़ी दिन तक याद रहेगा, भुलाएंगे नहीं, है ना। ऐसा कोई ये नहीं कि कोई जादू का छड़ी है और बहुत बड़ा हम जादू आपको दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये प्रैक्टिस का खेला है। आप अभी स्टूडेंट हैं, जब एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ लीजिएगा, कई मरतबा पढ़ लीजिएगा, तो उस सब्जेक्ट में आपको भी कंसेप्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट को अच्छे से आप कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। वही चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है। काफ़ी दिनों से पढ़ाया हूँ, काफ़ी बार ये सबको पढ़ा हूँ, तो अपने मन में, माइंड में एक डेवलपमेंट आता है ना, उस सब्जेक्ट के प्रति और उसके प्रति कि कैसे उसको अच्छे तरीक़े से रिप्रेजेंट किया जाए, बच्चों को समझाया जाए। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको। आगे चले हम लोग। इतना यदि समझ में आ गया होगा, तो अब हम कुछ वेब फॉर्म लेंगे और उसका आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, तरह का वेब होगा, ये चारों आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए, तो फटाफट थोड़ा सा हम लोग आएंगे। पहला वेब, पहला वेब साइन वेब। क्लास कैसा लग रहा है, फीडबैक जरूर देंगे आप लोग, ठीक है। ये सिर्फ हम वेव रख दिए, ये वोल्टेज का भी हो सकता है और करंट का भी हो सकता है, उतना हमको लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अब करंट का अलग फार्मूला लिखो, वोल्टेज का अलग फार्मूला लिखो, तो फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको याद करने में भी डिफिकल्टी होगा। सीधा सीधा हम ये जानेंगे कि ये वेव है, या तो वोल्टेज का वेव हो सकता है, या तो करंट का हो सकता है, और किसी का चीज़ का नहीं हो सकता। तो आपको इसमें पूछा जाएगा कि आरएमएस वैल्यू बताओ। आरएमएस वैल्यू क्या करोगे, अभी जस्ट बताए थे, मैक्सिमम वैल्यू
डिवाइड बाई √2। जब 1/√2 को डिवाइड करिएगा, आप खुद करिएगा, कैलकुलेटर आपके पास होगा, करना 0.707 आएगा इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। दूसरा क्या पूछे हम, एवरेज वैल्यू। जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना है। तो 2 × मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई पाई। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आएगा 0.636 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। यदि आप ऐसे रटिएगा, ऐसे याद करिएगा इस कॉन्सेप्ट पे, तो काफी दिन तक आपको याद रहेगा, भूलने की कोई आदत नहीं रहेगी, न भूल पाइएगा। ठीक है। अब इसी में हम करेंट लगा देंगे, ध्यान से देखिएगा। तो क्या लिखेंगे, IRMS लिखेंगे, तो यहाँ पर IM लिखना पड़ेगा नीचे लटका करके। फिर यहाँ पर भी वही वाली बात लिखना पड़ेगा, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, IRMS। तो I max डिवाइड बाई √2। इसी को आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.707 इंटू आई मैक्स। अब कोई बच्चा क्या कंफ्यूजन क्या होता है कि अच्छा सर करंट वाला बताए हैं, वोल्टेज वाला क्या होता है, सोचते रहता है। इसके लिए क्या हो जाएगा कि V मैक्स डिवाइड बाई √2, 0.707 इंटू वी मैक्स। तो ना हम करंट लिखेंगे ना वोल्टेज लिखेंगे, बस सीधे लिखेंगे कि RMS वैल्यू। आ रहा है समझ में। इसको आप साइड में कहीं लिख लीजिए, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हम एक आइडिया दे दिए आपको समझाने के लिए। नहीं तो क्या होता है ना कि एक तो टेक्निकल पेपर है, एक ऐसा ही ये लेंदी पेपर होता है, जो कि बहुत दिनों के बाद आपको समझ में आएगा पेपर। ठीक है। हमेशा ये यूज होने वाला नहीं होता नहीं है ना। आपको मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आते रहता है, कहानी टाइप का है, सर बोल रहे हैं बता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है तो डिफिकल्ट होता है। इसमें भी आप बहुत सारा कॉम्प्लिकेट कर लीजिएगा अपने आप को, तो और डिफिकल्टी हो जाएगा सब्जेक्ट समझने में, तो थोड़ा सा इस पर गौर करना। तो दो चीज हो गया। तीसरा चीज ध्यान से देखना, तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। तीसरा क्या हो जाएगा, पिक फैक्टर। पिक फैक्टर। तो पिक फैक्टर का फॉर्मूला भी जस्ट हम बताएं आपको, क्या बताएं आपको, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और डिवाइड बाई RMS वैल्यू। यही बताया ना। अब ध्यान से देखना, किसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना, इस वेव का मैक्सिमम वैल्यू पर रखना, और इसी वेव का RMS वैल्यू रखना है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू हम रखे हैं, कुछ है मैक्सिमम वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होता है इस वेव का, तो इस वेव का RMS वैल्यू यही फार्मूला होता है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2। ध्यान से देखना, मैक्सिमम वैल्यू और डिवाइड बाई √2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो √2 ऊपर चला जाएगा और ये मैक्सिमम मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा। तो √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414। यानी साइन वेव का पिक फैक्टर क्या होता है, तो 1.414। समझ में आ रहा है। चौथा चीज यहाँ पे पिक फैक्टर हो चुका, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू को डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, जगह कम है लेकिन समझना है। RMS वैल्यू कितना आया था, RMS वैल्यू कितना आया था, ये आया था 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू था, एवरेज वैल्यू कितना है, तो 0.636 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू कट जाएगा। देखो ना भाई, ये दोनों को डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों को डिवाइड जब करिएगा,
तो आएगा 1.11, 1.11। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्म फैक्टर साइन वेव का 1.11 होता है। एकदम नोट कर लीजिए, ये सब आएगा एग्जाम में पूछता है। और पिक फैक्टर क्या हो गया, ये फॉर्म फैक्टर हो गया। अब पिक फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 1.414 हो गया। याद कर लो, आरएमएस वैल्यू याद करो, एवरेज वैल्यू याद करो, फॉर्म फैक्टर याद करो, पिक फैक्टर याद करो। एक चीज में और होता है पिक टू पिक वैल्यू। एक क्या होता है, पिक टू पिक वैल्यू। जगह तो यहाँ पर है नहीं, मैं अगला स्लाइड में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, पिक टू पिक वैल्यू। पिक टू पिक क्या होता है वैल्यू, तो 2 × मैक्सिमम वैल्यू। ये फार्मूला को लिखो। एक हो गया पिक ये है, और दूसरा पिक ये है। तो पिक से पिक का वैल्यू यदि आपसे पूछेगा ना एग्जाम में, हालांकि पूछता नहीं है, आईटीआई लेवल के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा जेई लेवल के चले जाते हैं तो वहाँ होता है। लेकिन चलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप इसको पिक टू पिक वैल्यू किसको बोलेंगे, है ना। साइन वेव का पिक टू पिक वैल्यू पूछेगा तो 2 × मैक्सिमम वैल्यू कर देना, और नहीं तो वो, नहीं तो ये 4 आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, नोट करिए इसको। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ओवरव्यू हम ये दिखाएं आपको, जब इतना बताए हैं तो फटाक से नहीं, इसको ओवरव्यू हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ध्यान से देखना है कि ये साइन वेव है। अब उतना हम इसको करने वाले हैं नहीं, ठीक है, बस देख लीजिए। ये साइन वेव है, इसका क्या क्या पूछा गया भाई, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। एवरेज वैल्यू पूछा गया, एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो 0.636 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। और क्या पूछा गया आपसे, तो पिक फैक्टर पूछा गया 1.414। और क्या पूछा गया, फॉर्म फैक्टर पूछा गया 1.11। और क्या पूछा गया भाई, तो आपको पिक टू पिक वोल्टेज, पिक टू पिक वैल्यू, है ना। पिक टू पिक क्या होगा, 2 × 2 × मैक्सिमम वैल्यू। बात आया समझ में। तो ये पहला वेव था, ये पहला वेव था, इसका हम लोग इतना कुछ देखें। अभी आपके पास 3 4 वेव और बच रहा है ना। एक हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, फिर फुल वेव साइन रेक्टिफायर बोलेंगे, फिर रेक्टेंगुलर वेव, या फिर स्क्वायर वेव बोलो, या फिर सॉटूथ वेव बोलो, ये बोलो। तो 3 4 वेव का ना, ये चारों पांचों चीज आपको आना चाहिए। हम बहुत अच्छे तरीका से लॉन्ग वे में, है ना, रिलैक्स मोड में एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाए। याद होना चाहिए, भूलना नहीं है, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये इसीलिए भी दे रहे हैं ताकि आपको ये बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी है, और आपको आगे भी मशीन में भी काम आएगा, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको बहुत ही अच्छा क्लास मिले, बहुत ही अच्छा मटेरियल मिले, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिले, ताकि आप हर क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाए, ठीक है। तो जल्दी से इसको लीजिए। तो ये पहला वेव था। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट वेव का डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और किसी चीज़ की उसमें आवश्यकता हो तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कमेंट बॉक्स ज़रूर देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका हम फीडबैक का रिप्लाई भी देंगे। क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।